दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप किसी नई सिटी में बेटर एजुकेशन या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मूव होने की सोचते हो। ये नई जगह आपकी करंट सिटी से बड़ी है, इसमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी हेल्थ केयर, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस कारण से आप अपनी सेटल्ड स्टेबल ज़िंदगी को छोड़ के एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए आगे बढ़ जाते हो। बट वहाँ पहुँच के आपको पता लगता है कि ये सारे सपने जो आपको दिखाए गए थे सब झूठे थे। इस नई सिटी में हॉस्पिटल्स बड़े तो हैं, पर वो इतने ज़्यादा क्राउडेड हैं कि डॉक्टर को मिलने के लिए घंटों घंटों तक लाइन में रहना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर और मॉडर्न तो है, पर इसमें एक घर लेना भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि आप जैसे मोस्टली लोग ये घर कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जॉब अपॉर्चुनिटीज बेशक आपकी करंट सिटी से ज़्यादा है, पर कंपटीशन इतना हाई है कि कई सारे लोग जॉब ढूंढ ही नहीं पा रहे और मजबूरी में उन्हें लेबर जॉब्स करनी पड़ रही हैं। दोस्तों यही कुछ हाल है कनाडा के। इंडिया से हर साल लाखों स्टूडेंट्स एक बेटर लाइफ के लिए कनाडा मूव हो जाते हैं, पर पिछले कुछ टाइम से बढ़ती इन्फ्लेशन, पुअर जॉब मार्केट और बैड हेल्थ केयर के कारण अब सिचुएशन ये हो गई है कि कई सारे लोग वापस आने के लिए मजबूर हो गए हैं। पर ऐसा क्या हो गया कि जो कंट्री क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में टॉप स्पॉट्स में आया करती थी, अब वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। कनाडा लैंडमास के मामले में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। ये इतनी बड़ी है कि इस एक कंट्री में 6 टाइम जोन्स हैं। दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन भी कनाडा में ही है। दुनिया की सारी कंट्रीज की लेक को मिला दिया जाए तो भी कनाडा में इससे ज़्यादा लेक्स हैं। बट इतनी ज़्यादा जगह होने के बावजूद कनाडा की पॉपुलेशन हमेशा से कम ही रही है। मोस्ट ऑफ द कनेडियन पॉपुलेशन दूसरी कंट्रीज के लोग हैं जो इमिग्रेट होकर कनाडा में आ गए हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री कनाडा में इमिग्रेंट्स आते रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंच, इंग्लिश, स्कॉटिश और आयरिश लोग कनाडा में आए। 20th सेंचुरी की शुरुआत में कई सारे यूरोपियन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे इटली, ग्रीस, पोलैंड, जर्मनी, पुर्तगाल, अर्जेंटीना से लोग आने लगे। पिछले 50 सालों में मोस्टली इमिग्रेंट्स एशियन कंट्रीज स्पेशली इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और फिलीपींस के लोग हैं। और ये पॉसिबल हो सका कनाडा की इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज़ के कारण। ये सब इमिग्रेंट्स अपनी और अपनी फैमिली के लिए एक कंफर्टेबल लाइफ बनाने कनाडा आते हैं, और कम पॉपुलेशन के कारण कनाडा को हमेशा से इन इमिग्रेंट्स की जरूरत रही है। ये लोग कनाडा में उन जॉब्स को फिल करते हैं जिसे करने के लिए कनाडा के पास लोग ही नहीं हैं, और इससे इन लोगों और कनाडा दोनों को फायदा होता है। इन्हीं इमिग्रेंट्स के कारण कनाडा एक अमीर देश बन सका और 2.089 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी के साथ कनाडा दुनिया की 9th लार्जेस्ट इकॉनमी है। कनाडा आज दुनिया की सबसे डाइवर्स कंट्री है, जहां आपको लगभग हर कंट्री के लोग, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका फूड, उनका रिलीजन, उनका लिविंग स्टाइल देखने को मिलेगा। और यही डाइवर्सिटी और लोग कनाडा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी रहे हैं। कनाडा उन कुछ कंट्रीज में से है जहां इमिग्रेशन को देश के लिए अच्छा माना जाता है। कनेडियन इन इमिग्रेंट्स का ओपन आर्म्स के साथ स्वागत करते हैं, क्योंकि कनाडा की मोस्टली सिटीज़ एक दूसरे से इतनी ज़्यादा दूर है कि वहाँ रहने वाले लोग खुद को बाकी देश से काफ़ी आइसोलेट फील करते हैं। ये इमिग्रेंट्स इन सिटीज़ को ग्रो करने में मदद करते हैं। इससे ना केवल वर्कफोर्स में न्यू लोग ऐड होते हैं, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है। इतनी ज़्यादा लैंड मास और रिसोर्सेज के कारण कनाडा के लिए इन न्यू इमिग्रेंट्स को एब्जॉर्व करना काफ़ी आसान बन जाता है। पर कनाडा की यही स्ट्रेंथ उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बनती जा रही है। कनाडा में न्यू इमिग्रेंट्स को एब्जॉर्व करने की पावर कम हो रही है, जिस कारण से कई सारे सिस्टम्स आउट ऑफ ऑर्डर जा रहे हैं। लोग जिस कंफर्टेबल और बेटर लाइफस्टाइल के लिए इस कंट्री में आना चाहते थे, उसे अचीव करना लगभग नामुमकिन सा बन गया है। कनाडा में जिस स्पीड से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उस स्पीड से कनाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज बढ़ नहीं रही। कुछ साल पहले तक कनाडा की इमिग्रेशन ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों को एब्जॉर्व करने का टारगेट रखा करती थी, पर पिछले कुछ सालों में कनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन नंबर्स को बढ़ाया गया है। आफ्टर कोविड ये टारगेट एक न्यू हाई पर पहुंच गया और 2022 में कनाडा ने 4,31,645 लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी दी। कनाडा की हिस्ट्री में कभी भी इतने सारे लोग एक साल में कनेडियन रेजिडेंट नहीं बने हैं, और ये नंबर आने वाले सालों में बढ़ने वाला है। कनेडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2025 तक हर साल 5 लाख लोगों को कनेडियन रेजिडेंसी दी जाएगी। इस नंबर को कुछ साल पहले से ही कंपेयर किया जाए तो ये नंबर एग्जैक्टली डबल हो जाता है। कनाडा में इन 5 लाख लोगों के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा लोग हर साल ऐड हो जाते हैं। कनेडियन इमिग्रेशन कई सारे प्रोग्राम्स रन करती है, जैसे कि फैमिली यूनिफिकेशन, स्टडी परमिट्स, वर्क परमिट्स, रिफ्यूजी, और ये सब लोग कनाडा में ही टेम्परेरी रेजिडेंट्स बन के रहते हैं। कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि वो एक एवरेज कनेडियन स्टूडेंट के मुकाबले इंटरनेशनल स्टूडेंट से 5 गुना ज़्यादा फीस लेती है, और इसी कारण हर साल लाखों बच्चों को स्टडी परमिट्स बांटे जाते हैं। ये स्टूडेंट्स कनाडा की इकोनॉमी ग्रोथ का एक हिस्सा बन चुके हैं, और इन स्टूडेंट्स के कारण कनेडियन इकोनॉमी में
में हर साल 21 बिलियन यूएस डॉलर ऐड होते हैं। इसके अलावा कनाडा काफ़ी बड़ी मात्रा में वर्क वीज़ा देता है जिससे कि देश में स्किल्ड वर्कर्स आ सकें। पर ये न्यू इमिग्रेंट्स अक्सर डेवलपिंग कंट्री से होते हैं जो कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी कारण एक एवरेज कनेडियन की अर्निंग उस स्पीड से नहीं बढ़ पाती जिस स्पीड से वो बढ़ सकती थी। कुछ डेकेड्स पहले एक एवरेज कनेडियन एक एवरेज अमेरिकन जितना ही कमाया करता था, बट पिछले कुछ सालों में ये गैप बढ़ता जा रहा है। राइट नाउ एक एवरेज कनेडियन सिर्फ $59,300 ही कमा पाता है, जबकि एक एवरेज अमेरिकन $74,735 कमा लेता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फॉरेन वर्कर्स ही कम कनेडियन सैलरी का कारण नहीं है। इन सब के अलावा भी कई सारे प्रोग्राम से लोग आते हैं जो कनेडियन वर्कफोर्स का हिस्सा बनते हैं। लास्ट ईयर को ही देखे तो कनेडियन पॉपुलेशन में 1.1 मिलियन न्यू लोग ऐड हुए थे, जो वैसे तो इतना बड़ा नंबर नहीं है, पर कनाडा जैसी कंट्री में जिसकी पॉपुलेशन 40 मिलियन ही है उसके लिए एक काफ़ी बड़ा नंबर है। कनाडा सिंपली इतने ज़्यादा न्यू लोगों को मैनेज ही नहीं कर पा रहा। जब भी कोई न्यू इमिग्रेंट कनाडा में आता है, फिर वो टेम्परेरी रेजिडेंट हो या परमानेंट, उसे रहने के लिए घर तो चाहिए, बट जिस स्पीड से कनाडा की पॉपुलेशन बढ़ रही है उस स्पीड से घर बनाए ही नहीं जा रहे। कोविड पैंडेमिक के बाद दुनिया भर में इन्फ्लेशन देखी गई जिसका असर कनाडा पर भी पड़ा। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक ऑफ कनाडा ने लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, जिससे सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई। जहाँ कोविड के टाइम पे इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिक लो पर थे, अब वही इंटरेस्ट रेट आज 5% पे टच हो चुके हैं। इतने हाई इंटरेस्ट रेट के कारण बिल्डर्स ने न्यू कंस्ट्रक्शंस रोक दी है। वो इतने हाई इंटरेस्ट रेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जिससे कंस्ट्रक्शन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जिस टाइम पर ज़्यादा घर बनाए जाने चाहिए थे, उसी टाइम पर उल्टा कम घर बनाए जा रहे हैं। अब घर ना बनने के कारण सप्लाई बढ़ नहीं रही और नए लोग आते जा रहे हैं, जिस कारण घरों की डिमांड बढ़ती जा रही है और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने के बावजूद घरों के प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। पिछले 10 साल को देखें तो कनाडा में एवरेज हाउस प्राइसेस डबल हो गए हैं। बिग सिटीज जैसे टोरंटो और वैंकूवर में तो घर खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन चुका है। जीटीए जैसे एरिया में एवरेज डिटैच्ड होम $1.4 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। वहीं वैंकूवर में तो ये नंबर 2 मिलियन से भी ऊपर है। एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1.2 मिलियन का घर खरीदने के लिए आपकी इनकम $260,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, पर टोरंटो जैसे एक्सपेंसिव सिटी में भी एक एवरेज हाउस होल्ड इनकम 95,000 के आसपास ही है। कोविड पैंडेमिक के दौरान कम इंटरेस्ट रेट में कई सारे लोगों ने घर बाय किए थे, पर कनाडा में आप मैक्सिमम 5 साल के लिए ही इंटरेस्ट रेट लॉक करवा सकते हो। मतलब हर साल से लेके मैक्सिमम 5 साल तक आपका इंटरेस्ट रेट फिर से रिवाइज किया जाएगा। अब मॉर्गेज रिन्यूअल के टाइम लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट्स देने पड़ रहे हैं, जिससे सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि कई सारे लोगों की तो मॉर्गेज पेमेंट्स लगभग डबल हो चुकी हैं। लोगों के पूरे पे चेक घर की मॉर्गेज में ही जा रहे हैं, जिस कारण उन्हें 2 से 3 जॉब्स करनी पड़ रही हैं। इन बढ़ती मॉर्गेजेस के कारण रेंटल मार्केट पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। जहां 5 साल पहले टोरंटो जैसी सिटी में 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट 2000 के आसपास हुआ करता था, वही ये नंबर अब $3,000 को छूने आया है। सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि कनेडियन गवर्नमेंट ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। I'll be blunt as well. Housing isn't a primary federal responsibility. कनाडा ने पहले भी ऐसी पॉपुलेशन बूम देखी है। 1940s के दौरान वर्ल्ड वॉर्स के बाद काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग कनाडा में इमिग्रेंट्स बन के आए थे, बट तब कनाडा एक अलग कंट्री हुआ करता था। सामान सस्ता होता था, मार्केट में कई सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स अवेलेबल थे। आप सिटी के आउटसाइड में कम दामों में लैंड बाय करके इजीली घर बना सकते थे। बट लास्ट कुछ डेकेड्स में कनाडा ने हाउसिंग पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी है, जिससे गवर्नमेंट का कंट्रोल हाउसिंग मार्केट पे काफ़ी बढ़ गया है। कई सारे न्यू लॉस एनफोर्स किए गए हैं जो बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की लोकेशन और दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब घर बनाने के लिए कई सारी असेसमेंट्स और रिव्यू से होकर निकलना पड़ता है, जिससे घर काफ़ी एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। इस चीज़ पर भी कंट्रोल रखा जाता है कि एक सिटी कितनी ग्रो कर सकती है। टोरंटो को ही देखें तो ये सिटी एक ग्रीन बेल्ट से सराउंडेड है, जिसका मतलब ये है कि इस ग्रीन एरिया में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती और ये सिटी एरिया की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। हाउसिंग और रेंटल प्राइस बढ़ने के कारण कई सारे कनेडियंस होमलेस होने के पॉइंट पर आ गए हैं। बड़ी सिटीज़ में तो होमलेस पीपल ईजिली स्पॉट किए जा सकते हैं, पर अब ये प्रॉब्लम छोटी सिटीज़ में भी आ चुकी है। कनाडा की हिस्ट्री में कभी भी छोटी सिटीज़ में होमलेस जैसे इश्यूज नहीं देखे गए थे, बट अब ये वहाँ भी देखे जा सकते हैं। हाउसिंग प्रॉब्लम के अलावा हेल्थ केयर भी एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। वैसे तो कनाडा में यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि हर कनेडियन को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है,
बट इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। इसमें मेडिसिन, डेंटल और कई सारी और चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, पर गवर्नमेंट आपकी डेली हेल्थ केयर का ध्यान रखती है। बट हाई लेवल ऑफ इमिग्रेशन के कारण हेल्थ केयर पे भी एक्सट्रीम प्रेशर आ गया है। कनाडा ने ऑलरेडी काफ़ी सारे डॉक्टर्स और नर्सिस कोविड के टाइम पर गवा दिए थे, जिस कारण कई सारे हॉस्पिटल्स में इनकी शॉर्टेजेस चल रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कनाडा दूसरी कंट्रीज़ के डॉक्टर को मेडिकल प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं देता। मतलब दूसरी कंट्री से पढ़ा हुआ डॉक्टर डिग्री और एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं कर सकता, जिससे एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज बन जाती है। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस ये इंश्योर करती है कि ऐसी शॉर्टेज बनी रहे जिससे डॉक्टर की सप्लाई को लिमिट में रखा जाए। इस सबसे वो डॉक्टर की अर्निंग को हाई रख पाते हैं। जहाँ एक नॉर्मल कैनेडियन इमिग्रेशन से इफेक्ट होता है और उसकी अर्निंग्स उस स्पीड से नहीं बढ़ पाती, वही डॉक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इकॉनमी में डॉक्टर होने के बावजूद एक शॉर्टेज बनी रहती है। डॉक्टर्स की शॉर्टेज के कारण एमरजेंसी रूम्स का वेट टाइम बढ़ जाता है और आपको सीरियस प्रॉब्लम में भी घंटों तक वेट करना पड़ सकता है। कई सारी सर्जरीज के लिए तो मंथ्स इवन ईयर्स तक वेट करना पड़ सकता है। हाउसिंग एंड हेल्थ केयर के अलावा भी कैनेडियंस को जॉब मार्केट में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कोविड के बाद दुनिया भर में जॉब ले ऑफ्स देखी गई, जिसका शिकार कनाडा भी हुआ। जब वर्किंग प्रोफेशनल्स ले ऑफ होते हैं तो वो इकॉनमी पे लोअर लेवल की जॉब्स पे आ जाते हैं, पर हाई लेवल ऑफ इमिग्रेशन के चलते मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वर्कफोर्स आई हुई है, जिस कारण मार्केट में वर्क की भी शॉर्टेज चल रही है। और इस सब का सबसे बड़ा शिकार स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें जॉब ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट की एक अनाउंसमेंट और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। Beginning on November 15th until the end of 2023, we're lifting the limit of 20 hours per week that eligible students are allowed to work off campus while studying. लास्ट ईयर ये अनाउंसमेंट होती है कि दिसंबर 2023 तक स्टूडेंट के वर्किंग आवर से कैप हटाई जा रही है। इससे पहले कनाडा में एक स्टूडेंट सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर सकता था, बट अब वो कितना भी काम कर सकता है। जो एम्प्लॉयर पहले 2 स्टूडेंट से 20 आवर्स काम लेके 40 आवर्स पूरे कराता था, वही अब एक से ही 40 आवर्स करा लेता है, जिससे इकॉनमी में जॉब्स और भी कम हो जाती है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ये सब देख रही है तो वो कुछ कर क्यों नहीं रही। कनाडा की प्रॉब्लम ये है कि कनाडा की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा हाउसिंग से जुड़ा हुआ है। अगर गवर्नमेंट हाउसिंग सप्लाई को बढ़ाती है तो उसके रेट कम हो जाने का खतरा खड़ा हो जाता है, जिससे होम ओनर्स जो कनाडा में एक्चुअल वोटर्स हैं वो गवर्नमेंट से नाराज हो सकते हैं। हाउसिंग खरीदना न्यू इमिग्रेंट्स के लिए टफ हुआ है, बट वो कैनेडियन वोटर्स ही नहीं हैं, जिस कारण गवर्नमेंट की प्रायोरिटी उनसे ज़्यादा कैनेडियन वोटर्स की ओर है। होम ओनर्स इन प्राइस इंक्रीज से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कई सालों में ही उनकी इन्वेस्टमेंट्स डबल या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर गवर्नमेंट इमिग्रेशन लेवल को भी कंट्रोल करती है तो वहाँ भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कनाडा एक एंडलेस साइकिल में फंस गया है, जहाँ आज की पॉपुलेशन कल की रिटायर्ड पॉपुलेशन की पेंशन और हेल्थ केयर के लिए टैक्स भरती है। बट प्रॉब्लम यह है कि यही टैक्स पेयर्स कल पेंशन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर उनके लिए और ज़्यादा इमिग्रेंट्स को बुलाना पड़ेगा, और ये साइकिल सस्टेनेबल ना होने के बावजूद भी चलता जा रहा है। इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि $1 की वैल्यू कितने रुपीस होगी तो स्क्रीन पे दिए हुए वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपसे वही मिलता हूँ। वंदे मातरम।